हमारे पास है एक शानदार मैसिव अपॉर्चुनिटी आने वाले दशक में। इंडिया की पावर डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है। पावर इकोसिस्टम की 7 इन्वेस्टेबल लेयर्स। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा लेयर्स को कवर करने का। तो टोटल मिला के 40 से ज्यादा स्टॉक्स है दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार आप सभी का इस शानदार एपिसोड में, जहां पे हम इंडिया के पावर इकोसिस्टम की सारी इन्वेस्टेबल लेयर्स देखने वाले हैं और हमारे पास है एक शानदार मैसिव अपॉर्चुनिटी आने वाले दशक में। रीजन इज वेरी सिंपल। इंडिया की पावर डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेकर एक डेवलपिंग इकोनॉमी जब इन जनरल डेवलप कर रही होती है तो पावर डिमांड बढ़ती है और ये कई दशकों से बढ़ती ही आ रही है। और आने वाले टाइम में अब देख रहे हैं क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर्स एकदम एक्सट्रीम्स पे चलने लग रहे हैं, जिस वजह से अगेन पावर कंजम्पशन बढ़ गया है। अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं इंडिया के पावर इकोसिस्टम की 7 इन्वेस्टेबल लेयर्स, जो एज एन इन्वेस्टर हमें पता होना चाहिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में हैं और आप पावर सेक्टर को मिस कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाले दशक की आप मिस कर जाएंगे। मेरी बैच के पिछले बैचेस के स्टूडेंट्स ने पिछले एक साल में अपने पैसों को कुछ स्टॉक्स में डबल तक किया है। वो अभी आप देखोगे तो आप दंग रह जाओगे। हो सकता है शायद वो छुपे हुए स्टॉक्स हो और आपको शायद पता ही ना हो। ये वीडियो पूरी एक बार में सारे स्टॉक्स को तो हम कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम थोड़ा इन डेप्थ जा रहे हैं, बट हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा स्टॉक्स हम इसी वीडियो में कवर कर दें। देखिए, टोटल 7 इन्वेस्टेबल लेयर्स हैं और आपको मैं एक और मजे की बात बता दूं कि FIIs इन जनरल नेट टू नेट इंडिया से आउटफ्लो निकाल रहे हैं, मतलब अपना पैसा निकाल के जा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे वो बुलिश हैं और अपना स्टेक जो है बढ़ा रहे हैं। एंड वन ऑफ दो सेक्टर्स मेरे दोस्तों वो है पावर सेक्टर। अब पावर सेक्टर की जो 7 लेयर्स होती हैं उन पे जरा फोकस करिए। जो पहली लेयर है पावर सेक्टर की, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, वो है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, NTPC, कोल इंडिया वगैरह जैसे स्टॉक्स या कंपनीज। दूसरे है ट्रांसमिशन, यानी इंडिया का इलेक्ट्रिक हाईवे। मतलब बहुत सारा, आप ये सोचिए कि 1.83 लाख प्लस किलोमीटर की लाइंस बिछी हुई हैं जो कि हम तक पावर पहुंचाती हैं। तो ये ट्रांसमिशन होता है इलेक्ट्रिसिटी का। इसकी भी कुछ कंपनीज हैं। तीसरी है EPC। EPC का फुल फॉर्म होता है इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन। ये इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने का काम करती है, सिर्फ पावर को सप्लाई नहीं। जैसे टावर खड़ा करना है, पावर हाउसेस बनाने हैं, RCC स्ट्रक्चर्स बनेंगे, तो ये बनाता कौन है। चौथा होता है इन सारे प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने वाली कंपनियां। कुछ बैंक्स हैं, कुछ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जैसे कि NBFCs जिन्हें कहते हैं वो हैं। तो इन्हें भी जब ये लोन देती हैं तो ऑफकोर्स इन्हें भी रिटर्न्स मिलते हैं और उस रिटर्न्स के जरिए इनका इनकम जो है वो बेहतर हो जाता है, प्रॉफिट ज्यादा होने लगता है, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस इन कंपनीज का भी बढ़ता है। पांचवा है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि हमारे आपके घर तक के जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, जिसको अभी आप कंज्यूम कर रहे हो, वो एक किसी डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए आई है। जैसे हमारे यहाँ दिल्ली में BSES राजधानी जो है उसके जरिए हम तक पहुंच रही है। उसके बाद आजकल जो सेक्टर बूम पे है वो है रिन्यूएबल सेक्टर, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जिसमें फ्यूचर जो है वो क्लीन एनर्जी का है। हम जान रहे हैं हम फॉसिल फ्यूल्स पे जैसे कोयला वगैरह इस पे बहुत ज़्यादा निर्भर नहीं रह सकते, बिकॉज ये एक रिप्लेनिशेबल रिसोर्स नहीं है, रिन्यूएबल नहीं है। एक बार खत्म तो खत्म, जो करोड़ों सालों से बना है वो खत्म एक बार। और फिर सातवां लेयर है वो है एनर्जी एक्सचेंज का, जहाँ पे एनर्जी किसी ने बनाई है वो किसी और को ट्रेड कर सकता है। जो भी बेस्ट उस पे, इट्स लाइक स्टॉक मार्केट फॉर एनर्जी, दैट्स इट। तो ऐसे में ये 7 इन्वेस्टेबल लेयर्स एक इन्वेस्टर को जाननी चाहिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में हैं तो ये पता होनी जरूरी है, क्योंकि आने वाला टाइम इनका होने वाला है। तो एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है ये वीडियो, जहां पे हम डिटेल में देखने वाले हैं हर चीज को। यहां पे जैसे अभी आप देख रहे हैं, पहला स्टेप है जनरेशन का, जहां पे हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कहां हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कोयले से हो रही है, गैस से हो रही है, हाइड्रो पावर से हो रही है, सोलर पावर से, विंड पावर से, न्यूक्लियर पावर से, अलग अलग तरीकों से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इंडिया के पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एक चीज़ है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है, और वो है थोरियम। इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ थोरियम, और थोरियम से बनता है यूरेनियम। लेकिन हाँ, यूरेनियम को उसके बाद फिर यूटिलाइज करना पड़ता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, और तब जाके वो एनर्जी रिलीज होती है। इस पर्टिकुलर फील्ड को अभी टैप करने की जरूरत है इंडिया में, जो अभी हम कह सकते हैं कि अनटैप्ड पोटेंशियल पे है अपने। हार्डली 5 से 10% जो है वो हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट से आ रहा होता है। इसके बाद जब हम अगली बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की, वो है ट्रांसमिशन, यानी कि इंडिया का इलेक्ट्रिक हाईवे।
जहाँ पे हाई वोल्टेज तारे होती हैं जिनके ज़रिए हमारे घर तक के सारा का सारा इलेक्ट्रिसिटी पहुँच रहा होता है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात होती है कि लॉसेस मिनिमल होने चाहिए, यानी कि रास्ते में ही अगर तारे गर्म हो जा रही हैं या लॉसेस हो जा रहे हैं अलग अलग जगहों पे, तो हम तक एनर्जी कम पहुँचेगी। तो ऐसी कंपनीज़ हैं जो बहुत मिनिमल लॉसेस पे हमें इलेक्ट्रिसिटी लॉसेस कम से कम करवा के हमारे घरों तक के पहुँचाती हैं इलेक्ट्रिसिटी को। इसके बाद मैंने बताया था आपको इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, ईपीसी रिलेटेड कंपनीज जो पावर प्लांट्स बनाती हैं, ट्रांसमिशन टावर्स को इरेक्ट करती हैं, सबस्टेशंस बनाती हैं जहाँ पे एनर्जी टेम्परली वहाँ पे आती है ट्रांसफार्मर्स के ज़रिए, वहाँ से फिर दूसरी जगहों पे जाती है। सोलर पार्क्स होते हैं, इक्विपमेंट्स एंड सिस्टम्स बनाते हैं, तो ये सारे होते हैं आपके ईपीसी। उसके बाद फाइनेंसिंग, जो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग करती है इन मेगा प्रोजेक्ट्स की, जैसे थर्मल पावर प्लांट्स बनाना है तो 15-15 हज़ार 20-20 हज़ार करोड़ एक बार में चाहिए, ट्रांसमिशन कॉरिडोर बनाना है तो 25 हज़ार करोड़ चाहिए। इतना सारा पैसा कोई ना कोई तो फाइनेंस करेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी फाइनेंस कर सकती है और साथ ही साथ बैंक्स और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस भी। पांचवी लेयर है डिस्ट्रीब्यूशन की लेयर दोस्तों, जिसमें कि ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। आजकल जैसे स्मार्ट मीटर्स आप सबके घरों में, हम सबके घरों में लग गए हैं, ग्रिड को अपग्रेड किया जा रहा है, तो ये सब कलेक्शन एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, जिससे इनका रेवेन्यू बेहतर होता है। पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा चोरी चकारी होती थी, इलेक्ट्रिसिटी चोरी हो गई, आजकल ये चीज़ें आपको कम ही देखने को मिलती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है स्टेप नंबर 6, वो है रिन्यूएबल्स। आजकल रिन्यूएबल्स का ज़माना है और एक मज़े की बात, जो 2030 का टारगेट था इंडिया का रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से एनर्जी बनाने का, वो था 50%, और वो जून 2025 में ही इंडिया ने अचीव कर लिया है 5 years अहेड ऑफ इट्स टारगेट। इसमें तरह तरह के सोलर मैन्युफैक्चरर्स इन्वॉल्व हैं, विंड टर्बाइन बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इन्वॉल्व हैं, बेस्ट बैटरी स्टोरेज, बैटरी में स्टोर करते हैं ना, जैसे अब सोलर पावर आपने बना लिया, आपको यूज करना नहीं है तो आपको उसे बैटरी में स्टोर करना पड़ेगा कि जब भी जरूरत पड़े उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हाइब्रिड प्रोजेक्ट डेवलपर्स होते हैं जो विंड और सोलर कंबाइंड वे में या विंड और वाटर कंबाइंड वे में इस तरीके से अलग अलग बनाते हैं। फिर उसके बाद ग्रीन हाइड्रोजन एंड न्यू एनर्जी डेवलपमेंट्स। उसके बाद सस्टेनेबल और भी सोर्सेज होते हैं, जैसे ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, ओटेक की बात होती है, जो मैं अपने यूपीएससी के स्टूडेंट्स को पढ़ाता भी हूँ, और ये सारी चीज़ें रिन्यूएबल सोर्सेज में आती हैं। इसके बाद सातवां आता है एनर्जी एक्सचेंज। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, यहाँ पे एक एनर्जी एक्सचेंज है जिसमें 95% से ज़्यादा मार्केट शेयर इसी का है, तो मैंने डायरेक्ट स्टॉक का ही नाम आपको बता दिया है। ऐसा नहीं कि स्टॉक अच्छा है, अभी देखेंगे, बट स्टॉक एक ही था तो यहाँ पे मैंने एक स्लाइड में ही लगवा दिया कि IEX यहाँ पे डाल ही दो, एक ही तो है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, जहाँ पे क्या होता है कि आपके पास एनर्जी आपने ज़्यादा बनाई तो किसी को चाहिए तो आप सामने वाला बिड करेगा, आप उसके हिसाब से बिड आस्क जो होता है उसके हिसाब से मैच करा के बेचते हैं अपनी एनर्जी को। तो बनाई हुई एनर्जी को बेचने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, और ये टोटल मिला के 7 लेयर्स यहाँ पे होती है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लेयर्स को कवर करने का। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, टोटल मिला के 40 से ज़्यादा स्टॉक्स है दोस्तों, जो आपको एक वॉच लिस्ट बना लेनी चाहिए पावर सेक्टर की, और उसके बेस्ट से बेस्ट स्टॉक्स को आपको यहाँ पे अपने वॉच लिस्ट में हमेशा रखना चाहिए। सबसे पहले स्टॉक पे आता हूँ जो कि जनरेशन का स्टॉक है, और वो है NTPC लिमिटेड। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि हमारा बैच 18 जो है 21 जून से शुरू हो रहा है। आप ढंग से सीखना चाहते हैं, पोर्टफोलियो शानदार बनाना चाहते हैं, तो आप अभी के अभी जुड़ जाइए। बैच 17 भी साथ में आपको मिलेगा, और बैच 18 तो रहेगा ही रहेगा, जहाँ पे 2.5 से 3 महीने में आपके साथ रहूँगा और मैं आपको लाइव ट्रेनिंग कराऊँगा और सिखाऊँगा, सारी स्ट्रेटजीज बताऊँगा, सारे ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर्स होते हैं, अप स्टॉक्स के, जीरोधा के, सबके इंडिकेटर्स होते हैं, कौन कौन से खास इंडिकेटर्स है जिनकी मदद से हम बेस्ट बाय बेस्ट सेल पोजिशंस बता सकते हैं। ये सारी कहानी डिटेल में, फंडामेंटल, टेक्निकल, नॉट ओनली ऑफ द इंडियन मार्केट बट ऑल्सो ऑफ द US स्टॉक मार्केट, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। मेन हमारा फोकस इंडिया पे रहेगा, बट कुछ कंपनीज US की बहुत अच्छी हैं जिसमें पैसा लगा के छोड़ देना सही रहता है, और भूल जाओ और फिर 5 साल के बाद देखो। ऐसी बहुत सारी इंडिया में भी कंपनीज हैं। तो इस तरह की कंपनी शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, हर तरह की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की हम लोग बात करने वाले हैं। हाँ, मैं आपको बता दूं, इंट्राडे पे हम लोग डील नहीं करते, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे नहीं करते, हम लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पे डील करते हैं। आप 8768876876 पे व्हाट्सएप मैसेज अभी के अभी कर सकते हो, और अभी के अभी जुड़ करके अपनी लर्निंग को इमीडिएटली शुरू कर सकते हो मेरे साथ लाइव। जो पहली आपके स्क्रीन पे दिखी रही है वो है NTPC लिमिटेड। इसका मार्केट कैप है 3,78,000 करोड़ से ज्यादा। करंट प्राइस आज की डेट में 390 रुपए का एक स्टॉक है,
और अगर हम यहाँ पे देखें तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इसका 3.46 है। दोस्तों इंटरेस्ट कवरेज का मतलब होता है कि अपने एसेट से कितने इंटरेस्ट को ये पे कर सकती है। यानी कि अगर इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 3.46 है तो यानी कि इसके ऊपर जो इंटरेस्ट चढ़ रहा है, इसने जो लोन ले रखे हैं उसके 3.46 टाइम्स वो इंटरेस्ट को पे कर सकती है आज की डेट में। इसके बाद अगर आप एक साल में देखें तो जो स्टॉक 328 329 का था, आज की डेट में वो 390 के आसपास पहुंच गया है। यानी कि ये स्टॉक जो है लगभग 20-22% का रिटर्न आपको एक साल में दिया। और 3 साल में अगर आप देखें तो इस स्टॉक ने 188 रुपीज़ का स्टॉक 390 पे गया है, मतलब लगभग आपके पैसे को दुगना कर दिया है। अब ये स्टॉक जो है अभी के लिए अगर हम देखें फॉर नाउ, तो हमने पूरी रेटिंग कर दी है इस स्टॉक की, वो भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अगर हम देखें तो अभी फिलहाल जो इसके सेल्स हैं, अभी मार्च 2026 का डेटा जो है भी आना बचा है, बट फिर भी अगर हम ट्रेलिंग 12 मंथ TTM देखें तो 1,87,000 थोड़ा सा पिछड़ रहा है, जिसकी वजह से आप यहाँ पे स्टॉक में एक हल्का सा कंसोलिडेशन देखने को लग रहे हैं। कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि प्राइस हल्का सा कंसोलिडेट हुआ है, क्योंकि मार्केट एक्सपेक्टेशंस को ये बीट कर नहीं पा रहा है, शायद इस वजह से ऐसा हो रहा है। क्योंकि अब एग्जैक्टली रिजल्ट आएगा तो समझ में आ जाएगा। अभी अगर हम लेकिन नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट जो है ये बढ़ते हुए दिख रहा है ट्रेंड, और हो सकता है शायद नेट प्रॉफिट बढ़ जाए। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमें देखनी पड़ती है वो होती है प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, और यहाँ पे प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस NTPC के बढ़ते हुए दिख रहे हैं, जो कि अगेन एक अच्छी बात है। कहीं कहीं पे नंबर कट रहे हैं, कहीं कहीं पे नंबर मिल जा रहे हैं। ओवरऑल कितने नंबर हैं बस रुक जाइए, मैंने सारा डेटा निकाल के पहले ही रखा हुआ है, आपको एक ब्रीफ दे दे रहा हूं मैं। ROC का एक इंक्रीजिंग ट्रेंड होना चाहिए। यहाँ पे ROC का 9, 10, 10, 11% एक इंक्रीजिंग ट्रेंड है, जो कि बहुत अच्छी बात है इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। और इसीलिए ROC बढ़ता है तो बहुत अच्छा होता है। ROC स्टैग्नेंट से ज़्यादा नंबर मिलते हैं इस स्टॉक को तब जब उसका ROC बढ़ता है। इसके बाद अगर आप ये ऑब्जर्व करेंगे ध्यान से तो यहाँ पे FIIs ने इस स्टॉक को लूज किया है, छोड़ दिया है। अगर हम ईयरली देखें तो धीरे धीरे यहाँ पे 15-17% तक भी गया था, 18% टच करने वाला था, अभी वापस 16.5 पे आ गया। लेकिन वहीं DIIs ने उस स्टॉक को उठाया है, इसलिए पब्लिक होल्डिंग हल्की सी पिछले 2-3 सालों में रिड्यूस हुई है, बिकॉज DIIs ने उठाया ज़्यादा है। और जब कभी भी DIIs किसी स्टॉक को उठाते हैं तो एक फ्लोर लेवल सेट हो जाता है कि वो स्टॉक इतना तो रहेगा ही, इसके नीचे नहीं जा सकता। ये एक स्टॉक में अच्छी बात है। अभी फिलहाल अगर इसको मैं स्कोर करूं तो मैंने इसका स्कोरिंग कर दिया है बेस्ड ऑन अवर 16.5 घंटे की वीडियो, तो इसका स्कोर आता है दोस्तों 8। यस, इसका स्कोर 8 आता है, पूरा 10 तो नहीं है, क्योंकि आपने देखा कहीं कहीं पे नंबर कटे हैं, और बाकी बैलेंस शीट पूरी और डिटेल में देखेंगे तो आप वो मेथड फॉलो करेंगे तो अभी आपको स्कोर्स का 8 समझ में आएगा। इसके बाद दोस्तों जो अगली कंपनी है, अगली है NTPC ग्रीन्स। NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, यानी कि NTPC ग्रीन के नाम से। इसका जो बुक वैल्यू है 22 है और करंट प्राइस है 105। 88,000 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। और अगर हम यहाँ पे देखें तो पिछले एक साल में कोई परफॉर्मेंस इस कंपनी से देखने को नहीं मिला है। अब ये रिसेंटली मार्च के बाद ही 87 से ये गया था 118-120 पे, और फिर उसके बाद वापस 105 पे आ गया। पिछले 2024 में इसका जब IPO आया था, अपने IPO लेवल को भी ये दोबारा से टच नहीं कर पाया। इसके कारण है, कारण क्या है, क्यों NTPC ग्रीन उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है? ये रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूज करने के लिए इन्होंने बनाया था। क्यों नहीं कर पा रहा है परफॉर्म, उसको यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए समझिए, यहाँ पे इसकी सेल्स बढ़ी है, यहाँ पे सेल्स ट्रेलिंग 12 मंथ थोड़ा बढ़ा हुआ दिखा रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यहाँ पे थोड़ा बढ़ा हुआ दिखा रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो पहले 90% का था, अब वो 87% पे जा चुका है। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बढ़ते दिखना चाहिए, तभी समझ में आता है कि कंपनी जो है एक बेहतर परफॉर्मेंस मोड में है। नेट प्रॉफिट बढ़ा है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन घटने की वजह से परसेंटेज वाइज इसके नंबर कुछ कटते हैं। इसके अलावा इसमें एक और प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नेट कैश फ्लो है, ये नेगेटिव चला जा रहा है कंपनी का। ये इसीलिए गया है क्योंकि इन्होंने कई जगहों पे यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स को परचेज किया है, और वो है -11,000 करोड़। इसी वजह से हुआ है क्योंकि 11,985 लगभग 12,000 करोड़ के एसेट्स उन्होंने परचेज किए हैं। तो इसी वजह से नेट कैश फ्लो यहाँ पे नेगेटिव हो गया है। इसके अलावा बाकी तो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, लेकिन उतना उछाल नहीं मिला है जितना 23 से 24 में मिला था। अब 24 से 25 में उछाल जो है वो रिड्यूस हुआ, यानी कि ट्रेंड घटता हुआ दिख रहा है। हमें ट्रेंड देखना है, सिर्फ वैल्यू बढ़ने की वजह से नहीं, हमें ट्रेंड भी देखना है। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक होता है वो होता है ROC, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यानी कि अब ये यहाँ पे 8 है तो ये 5 हो गया है, जो कि अगेन बहुत अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे भी नंबर कटा। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम देखें तो वो कंसिस्टेंट है।
FIIs ने लेकिन इस स्टॉक को 2% से कंसिस्टेंटली छोड़ा है और 1.61 पे लाके छोड़ दिया है। इनफैक्ट DIIs ने भी पहले 5% था, अभी इनफैक्ट DIIs का भी कम है। तो देख रहे हैं आप कि जिस तरीके से DIIs और FIIs का परफॉर्मेंस है, स्टॉक का भी परफॉर्मेंस ऐसा ही है। रिटेलर्स के खरीदने बेचने से कुछ नहीं होता। जब तक कि एक स्टॉक में FIIs और DIIs यानी ऑपरेटर्स विराजमान नहीं होंगे तब तक वो स्टॉक का भागना मुश्किल है दोस्त। और वही बात यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये अपने IPO लेवल पे भी अभी तक नहीं पहुँच पाया। इसका IPO पे के बाद जब आया था तो 143 145 पे आया था, आज वो 100 के आसपास में लटका हुआ है। यहाँ पे इस स्टॉक को हमारी पूरी एनालिसिस से स्कोर मिला है मात्र 6.5 बिकॉज ऑफ अ डिक्रीजिंग ट्रेंड। तो NTPC और NTPC ग्रीन एनर्जी में कंपेयर करें तो NTPC डेफिनेटली विन्स राइट नाउ ओवर NTPC ग्रीन एनर्जी। इसके बाद दोस्तों अगला है अडानी पावर लिमिटेड। आइए अडानी पावर लिमिटेड के बारे में देखते हैं। इनका प्रॉफिट ग्रोथ माइनस में, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। सेल्स ग्रोथ भी अभी नेगेटिव में है, थोड़ा कम हो गई है सेल्स ग्रोथ, लेकिन 4 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। काफ़ी स्टॉक का पी रेशो इन कंपैरिजन टू अदर कंपनीज, जैसे कि ये जो NTPC है, NTPC था 15.7, उससे लगभग दुगना है ये अडानी पावर का। बट ये कुछ प्लेजिंग भी की है। जहाँ पे कंपनी की प्लेजिंग होती है वहाँ पे वो कंपनी के पहले ही हम 1 नंबर काट लेते हैं। तो यहाँ पे हमने पहले ही इस कंपनी का 1 नंबर, जस्ट बिकॉज इन्होंने 1.81% प्लेज किया है, काइंड ऑफ मॉर्गेज किया अपनी कंपनी को, तो ऐसे में हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते इस चीज़ को, तो यहीं पे 1 नंबर हम काट देते हैं। अब बाकी पैरामीटर्स की बात करते हैं। क्या बाकी पैरामीटर्स अच्छे हैं? देखिए 1 साल में रिटर्न बहुत अच्छा है, 111 से 220 तक पहुंचा है अडानी पावर। 3 साल का रिटर्न देखें तो 48 रुपए से ये 200 मतलब 5 गुना आपके पैसे किए हैं, जो कि ज़बरदस्त है, काइंड ऑफ बुल रन है, जोरदार वाला। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें इनका सेल्स, तो अभी इस बार इनकी सेल्स डिप हुई हैं। इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ है और इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज वाइज भी डिप किया है, जो कि अच्छी बात नहीं है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये थोड़ा बढ़ा है, यहाँ पे इनको नंबर दे दिए जाते हैं बट बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि नेट प्रॉफिट एक टाइम पे 20,000 करोड़ भी हुआ करता था, जो आज 12,000 13,000 करोड़ पे आया है। तो यहाँ पे पूरे पॉइंट नहीं मिले हैं, इसको आधे ही पॉइंट मिलेंगे यहाँ पे। इसके बाद कैश फ्लोज की अगर हम बात करें तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस यहाँ पे रिड्यूस होते हुए दिख रहे हैं, जो कि अगेन एक अच्छी बात नहीं है। हाँ, एक अच्छी बात यह है कि नेट कैश फ्लो नेगेटिव से नेट कैश फ्लो पॉजिटिव की तरफ होते हुए यहाँ पे दिख रहा है। और ROC भी यहाँ पे देखिए 32, 23 और 17 यानी कि रिड्यूस होता हुआ दिख रहा है। तो फिर अच्छी कंपनियां हैं कहाँ? मतलब इनफैक्ट NTPC ही इससे भी बेहतर कंपनी है। और प्रोमोटर्स की बात करें तो प्रोमोटर्स ने स्टेक 2024 में अपना बढ़ाया है, यानी कि अडानी ग्रुप ने। FIIs ने इस स्टॉक को तगड़े तरीके से बेचा है, 17% से गिराते हुए 11% पे अपने होल्डिंग को लेके आया है। इनफैक्ट DIIs ने थोड़ा पिक किया है, लेकिन उतना नहीं जितना FIIs ने गिराया है। बट ठीक है, एटलीस्ट प्रोमोटर्स ने अपना स्टॉक को 2-2.5% खरीदा है और इसकी वजह से ओवरऑल पब्लिक होल्डिंग जो है 9.63 पे आई है। बहुत ज़्यादा पब्लिक होल्डिंग होना अच्छी बात नहीं होती, बहुत ज़्यादा पब्लिक होल्डिंग बढ़ते रहना भी अच्छी बात नहीं होती। हमारी एनालिसिस में इस स्टॉक को जो स्कोर मिला है वो है 7.5 मेरे दोस्त, यानी कि NTPC से आधा पॉइंट कम। इसके बाद दोस्तों जो अगला स्टॉक है वो है टाटा पावर। आइए टाटा पावर का देखते हैं। यहाँ पे भी सेल्स ग्रोथ नेगेटिव है और जिस तरह से अडानी पावर में थी, 1 साल में स्टॉक में कोई खास मूवमेंट देखने को नहीं मिला है। जो स्टॉक आपको 1 साल पहले 400 के आसपास मिलता था, आज भी ये 409 410 के आसपास ही मिल रहा है। 3 साल पहले ये स्टॉक जो 215 का था, आज 400 का है, लगभग डबल के आसपास आप मान सकते हैं। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो यहाँ पे इस बार इनकी सेल्स कम हुई हैं, इस बार इनके एक्सपेंसेस कम हुए हैं, क्योंकि प्रोपोर्शनल होता है, सेल्स कम तो एक्सपेंसेस कम। ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेकिन बढ़ा है, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया है। तो ये एक अच्छा पॉइंट है, बट यहाँ पे इनके नंबर जो है ये कटे हैं। इसके बाद नेट प्रॉफिट ओवरऑल इंक्रीज हुआ है। उसके बाद कैश फ्लोज में देखें तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है यहाँ पे थोड़ी इंक्रीज हुई है। नेट कैश फ्लो नेगेटिव हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने इन्वेस्टिंग काफ़ी सारी, यहाँ पे -13,000 करोड़ यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ पे अदर इन्वेस्टिंग आइटम्स, अब देखिए जब कंपनी ना कुछ डूब रही होती हैं या कंपनीज कुछ और अलग से लन फन देवानंद चीज़ें कर रही होती हैं, तो उसको अदर इन्वेस्टिंग आइटम्स में डाल देती हैं। तो ये अदर इन्वेस्टिंग आइटम्स इतनी ज़्यादा होना ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं होती। इसकी वजह से हम इसके आधे नंबर यहाँ पे काटते हैं, ठीक है।
उसके बाद अगर हम यहाँ पे आरओसी की बात करें तो पहले जो 12-11% पे था वो गिरकर 10% पे आ चुका है। यहाँ पे अगेन इसके पूरे 1 नंबर यहाँ पे कटेंगे। इसके बाद प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे जो है इंटैक्ट है, जो कि अच्छी बात है, मेजरली टाटा सन्स लिमिटेड। एफआईआईज ने होल्डिंग अपनी 10% के आसपास बना के रखी है, एकदम नहीं छोड़ी है। डीआईआईज ने भी थोड़ी थोड़ी होल्डिंग बढ़ाई है। इनफैक्ट अभी अभी में ही पिछले 6 महीनों में थोड़ी थोड़ी होल्डिंग बढ़ी है, पहले गिराई थी फिर उसके बाद बढ़ाई है। पब्लिक होल्डिंग जो है अभी 24% के आसपास चल रही है। अब जो स्टॉक का मूवमेंट आप देख रहे हैं कि पिछले 1 साल में, अभी पिछले 6 महीने में इनफैक्ट यहाँ पे आप देख पा रहे हो जनवरी से लेकर के मई तक के 355 का स्टॉक आज की डेट में 410-415 पे है। तो इसका रीज़न यही है कि एफआईआईज और डीआईआईज ने स्टॉक को पिक किया है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। लेकिन जो डेटा अनरिलीज्ड है, जो अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, वो ये है कि यहाँ पे 461 के बाद एफआईआईज डीआईआईज ने लूज भी किया है इसको, मतलब इसको स्टॉक को बेचा होगा, तभी जाकर के इतना डाउनफॉल यहाँ पे देखने को मिला है। प्रोबेबली ये रिजल्ट हम लोग को जो अगला तिमाही होगा उसके क्वार्टर रिजल्ट में ये चीज़ पता चल जाएगी, देखने को मिल जाएगी। लेकिन इससे ट्रेंड समझ में आ रहा है कि यहाँ पे बेचने वाले, तो यहाँ पे भी आधा पॉइंट कटता है। तो हमारे इस पूरे एनालिसिस में टाटा पावर कंपनी को 7.5 नंबर मिलते हैं, जितने अडानी को मिले थे बिल्कुल उतने। अडानी का क्या ग्रोथ अच्छा था लेकिन नंबर्स खराब हैं। यहाँ पे नंबर्स ठीक ठाक है लेकिन यहाँ पे स्टॉक में ग्रोथ नहीं है, तो ये प्रॉब्लम है। अगेन एनटीपीसी इज अहेड ऑफ बोथ ऑफ देम, इनफैक्ट ऑल द 3। एनटीपीसी की सिस्टर कंपनी से भी एनटीपीसी का स्टॉक आगे है आज की डेट में, ये समझ लीजिए। उसका पी रेशो भी कम है। एनटीपीसी एक मोर वैल्यूएबल स्टैंड लेके रखी हुई है आज की डेट में एज कंपेयर टू इट्स अदर पीयर्स। इसके बाद एक 5वां स्टॉक है इसका, वो है जेएसडब्ल्यू एनर्जी। आइए देखते हैं जेएसडब्ल्यू एनर्जी के क्या हाल हवाल हैं। इनकी बुक वैल्यू 175, मार्केट कैप है 96 करोड़ का, सेल्स ग्रोथ अच्छी है, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। यहाँ पे कोई भी कहीं पे भी कोई खास दिक्कत नहीं है। पिछले 1 साल में स्टॉक जो 500 रुपए के आसपास का था, आज भी वो लगभग 550 रुपए, 10% के आसपास का रिटर्न मान सकते हो, जो कि डिसेंट इनफ है। 3 साल में देखा जाए तो 261 रुपीज़ का स्टॉक जो है वो 500 रुपए के आसपास लगभग डबल मान सकते हैं। बाकी अभी देखते हैं कि अभी आगे कैसा हो सकता है। प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें तो यहाँ पे जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। सेल्स ग्रोथ जबरदस्त हुई है, एक्सपेंसेस भी प्रोपोर्शनेटली बढ़ ही जाते हैं, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 44% से हिस्टोरिकली हाई है 53% पे। अभी तक इसके सारे के सारे पॉइंट्स इसके पॉजिटिव ही जा रहे हैं। सिर्फ एक ही पॉइंट यहाँ पे नेगेटिव हुआ था और वो था इसका 1 साल का, अगर मान लो ग्रोथ पैटर्न बहुत नॉमिनल सा होता है जो निफ्टी को बीट ना कर पाए, या फिर जो एक अच्छे इंडेक्स जैसे बैंक इंडेक्स वगैरह को बीट ना कर पाए, तो वहाँ पे हम इसके आधे नंबर काट लेते हैं। तो वहाँ हमने इसके आधे नंबर काट लिए हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें इसका कैश फ्लोज, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो ये लगभग डबल हो गया है, जो कि अगेन इट्स अ बिग थिंग। और नेट कैश फ्लो जो है ये अभी भी पॉजिटिव है। थोड़े यहाँ पे इन्होंने नेट कैश फ्लो ये थोड़ा घटा इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे आप देख पाएंगे कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में अदर इन्वेस्टिंग आइटम्स में बहुत सारी चीज़ें कर दी हैं। अदर मैंने जैसा भी थोड़ी देर पहले बताया, लेकिन एटलीस्ट एक कम किया है इन्होंने अदर इन्वेस्टिंग आइटम्स, जो कि मतलब टाटा में इनफैक्ट बढ़ा था विद टाइम। आरओसी की बात करें तो आरओसी जो है पिछले साल के कंपैरिजन में बढ़ा है, लेकिन एक टाइम पे 12% और 9% का भी आरओसी इन्होंने दिया है। तो इनका ऑपरेटिंग एफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक परफॉर्म कर ले रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे हम इनको पूरे 1 नंबर तो नहीं देते, यहाँ पे इन्हें 0.75 मार्क्स ही देते हैं। इसके बाद अगर हम प्रमोटर होल्डिंग देखें तो एक यहाँ पे नंबर पूरे कट जाएंगे। क्यों कट जाएंगे पूरा 1 नंबर? क्योंकि प्रमोटर ने अपने शेयर्स बेचे, एफआईआईज ने अपने शेयर अभी बेचे, गवर्नमेंट डीआईआईज ने अपने शेयर, इनके शेयर्स थोड़े उठाए, गवर्नमेंट के पास थोड़े से शेयर्स आए हैं। पब्लिक की होल्डिंग जो है 6.44% पे है, जो पहले कम थी अब ज़्यादा है। पब्लिक की होल्डिंग बढ़ रही है, एफआईआईज और प्रोमोटर्स खुद की होल्डिंग कम कर रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पे इसके 0.25 नंबर कट जाते हैं। तो ऐसे में इसको भी एनटीपीसी जितने नंबर मिलते हैं, यानी कि 8 नंबर इसको दिए जाते हैं जेएसडब्ल्यू एनर्जी को। इसके बाद दोस्तों जो आखिरी कंपनी है इस जनरेशन वाले सेक्टर की, वो है कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड 2,81,000 की करोड़ की कंपनी है। इसकी एक बहुत अच्छी बात जो मुझे हमेशा से भाती है वो है इसकी डिविडेंड यील्ड, यानी 5.8% की डिविडेंड यील्ड है कोल इंडिया लिमिटेड की। और अगर हम इसका 1 साल का देखें ग्रोथ इन द स्टॉक प्राइस, तो ये लगभग
₹400 का स्टॉक था 460, लेकिन 15% का रिटर्न इसने दिया है। 3 साल में देखें तो लगभग आपके पैसे को कोल इंडिया ने डबल कर दिया है। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे इसके रिजल्ट्स की बात करें, इधर आते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ बस पिछले साल का नेगेटिव है -12.1% पिछले साल के कंपैरिजन में। और इसके अलावा बाकी नंबर्स अगर हम देखें तो द नंबर्स आर नॉट वेरी बैड, एक आधा नंबर बस खराब मिला है। यहाँ पे सेल्स बढ़ी है काफ़ी अच्छी खासी, एक्सपेंसेस कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए हैं। सेल्स बढ़ी हैं लगभग 20 करोड़ के आसपास, 1,43,000 करोड़ से 1,25,000 करोड़। लेकिन यहाँ पे जो एक्सपेंसेस है ना वो 30-35,000 करोड़ बढ़ गए, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो कम हो गया और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज वाइज 24% पे आ गया, जो 2020-21 मतलब कोविड के टाइम वाला जो था उसके जस्ट ऊपर है ये। तो यहाँ पे ये चीज़ में मात खा गए ये, और नेट प्रॉफिट जो है ये इसी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे कम होते हुए हमें दिख रहा है। तो यहाँ पे इसके पूरे 1 नंबर कटे हैं। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस रिड्यूस हुए हैं और इस वजह से यहाँ भी सीधा 1 नंबर हमने इसका काट लिया है। नेट कैश फ्लो नेगेटिव है, और नेट कैश फ्लो नेगेटिव क्यों है वो भी मैं आपको बता दूं। इन्होंने डिविडेंड्स पे किया है काफ़ी सारा 16,000 करोड़ का, और इन्होंने कुछ अदर इन्वेस्टिंग आइटम्स में हिस्टोरिकली हाई इन्वेस्टमेंट किया है 24,000 करोड़ का। अदर इन्वेस्टिंग आइटम्स में समझ में नहीं आ रहा कि फिक्स्ड एसेट्स लिए हैं कि इन्वेस्टमेंट्स किए हैं कि क्या किए हैं, इस वजह से आधे नंबर यहाँ पे भी कट जाते हैं। इसके बाद देखिए सीधा यहाँ पे इनके भी 2 नंबर के आसपास कट चुके हैं अभी तक के। ROCE की बात करें तो यहाँ पे ये गिरने लग रहा है 64%, 48 और 35%, तो आधे नंबर अगेन गिर जाते हैं। प्रमोटर होल्डिंग इंटैक्ट है। FIIs DIIs कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, ऊपर नीचे एराटिक बिहेवियर चल रहा है, और इस वजह से यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग एटलीस्ट गवर्नमेंट की कंपनी है, प्रमोटर होल्डिंग इंटैक्ट है। FIIs DIIs आना जाना कर रहे हैं। अभी रिसेंटली FIIs ने थोड़ा स्टेक अपना बढ़ाया है और फिर इसी वजह से मैंने इसको यहाँ पे रखा है कि चलो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। FIIs ने DIIs ने थोड़ा स्टेक अभी इंक्रीज किया है, जिसकी वजह से पब्लिक होल्डिंग थोड़ी कम हुई है। तो पब्लिक होल्डिंग कम होना, FIIs DIIs का स्टेक बढ़ना अच्छी बात होती है। उसका आपको स्टॉक में यहाँ पे मूवमेंट देखने को भी मिल रहा है। यहाँ पे आप वॉल्यूम भी देख रहे हैं कि यहाँ पे वॉल्यूम कुछ टाइम तक बढ़ा है, वो इसी वजह से बिकॉज यहाँ पे FII DII मूवमेंट बहुत सारा देखने को मिला है। तो अभी अगर अपन लोग देखें इसको कितना स्कोर दिया गया है, तो अल्टीमेटली इसको भी स्कोर 8 ही मिला है, जैसा कि NTPC को मिला, जैसा कि JSW को मिला, और इसे भी 8 का ही स्कोर मिला है। तो ये 8 के स्कोर ये हैं, और बाकी जो कंपनीज हैं NTPC ग्रीन और आपका टाटा पावर और अडानी पावर वो है 7.5 पे। जब भी कोई कंपनी इन जनरल 8.5 के स्कोर को क्रॉस करती है तो एक बहुत ही शानदार कंपनी होती है वो दोस्तों। अभी ये बहुत शानदार वाले जोन में तो नहीं है, लेकिन आपको मालूम है कि हमारा इंडिया का पावर इकोसिस्टम सिर्फ एक लेयर से नहीं बना है। ये पहला लेयर था जनरेशन, जिसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन किया है। क्या आप चाहते हैं, देखिए बहुत मेहनत लगती है इसमें, एडिटर को भी बहुत मेहनत लगेगी ये सब चीजें आप तक के दिखाने में, पहुंचाने में। तो अगर आप चाहते हैं तो मैं इसके स्टेप 2 यानी ट्रांसमिशन पे, स्टेप 3 EPC पे, स्टेप 4 फाइनेंसिंग पे, स्टेप 5 डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेप 6 रिन्यूएबल, स्टेप 7 एनर्जी एक्सचेंज, इन सब पे भी डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। सबकी स्कोरिंग हमने कर ली है। हम अपने स्टूडेंट्स को अब एक सॉफ्टवेयर देने वाले हैं जिसकी मदद से वो अपने स्कोरिंग सिस्टम खुद डेवलप कर सकते हैं। बस वो कंपनी का डेटा डाल करके उसका स्कोर वो सॉफ्टवेयर दे देगा। इस तरीके का हमने यहाँ पे डेवलपमेंट कर दिया है, ऑलमोस्ट डन है, लास्ट स्टेजेस में। जो बैच 18 में आपको मिलेगा तो आप अपने डायरेक्ट डेटा फीड करेंगे या स्क्रीनर का स्क्रीनशॉट है वो डालेंगे, और वो आपको तुरंत का तुरंत उसका पूरा का पूरा स्कोर कार्ड बना करके दे देगा कि आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बहुत इन डेप्थ, जिसने 16.5 घंटे की वो वीडियो देखी है तो वो जानते हैं कि वो कितना डेप्थ में हमने उसको बनाया है। तो आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ एक आइडिया मिला होगा, अपने पोर्टफोलियो को एटलीस्ट रीबैलेंस करने में मदद मिली होगी बेस्ड ऑन की फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है। देखिए कुछ कंपनीज होती हैं जैसे फॉर एग्जांपल अडानी पावर वगैरह, ये कंपनीज देखिए ये कोई बाय एंड सेल कॉल्स तो होते नहीं हैं, लेकिन देखिए क्या है कि अडानी आपको मालूम है कि काफ़ी पावरफुल जो है बिजनेसमैन है। तो इनके स्टॉक्स जो है सब कुछ नेगेटिव होने के बावजूद भी, जैसे आप स्क्रीन पर नेगेटिव दिख रहे हो, उसके बावजूद भी इनके स्टॉक्स जो हैं वो मूव कर ही जाते हैं। वो इसलिए कर जाते हैं बिकॉज दे हैव द रिसोर्सेज, राइट। बट एज एन इन्वेस्टर वी शुड नॉट fall for these things. We should always focus on good fundamentals, and we should try to pick the companies with the good fundamentals and at a great price.
प्राइस भी बढ़िया होनी चाहिए, फंडामेंटल्स अच्छा होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आज एनटीपीसी का 8 है स्कोर, जिस प्राइस के हिसाब से मैंने स्कोर किया है, लेकिन कल को सपोज फॉर एग्जांपल ये बहुत बढ़िया वैल्यूएशन पे आ जाती है तो शायद ये स्कोर बढ़ करके सेम वैल्यूज रहेंगी, लेकिन ये स्कोर शायद 8 से 8.5 हो जाए और ये कंपनी एक इन्वेस्टेबल कंपनी के जोन में पहुंच जाए। तो ये हो सकता है। तो आई होप आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से डायनामिकली बिहेवियर चेंज होता है इन्वेस्टर्स का बेस्ड ऑन द करंट मार्केट कंडीशंस। जो कंपनी आज हमें अट्रैक्टिव नहीं लग रही है, प्रोबेबली हो सकता है कि कल को वो कंपनी अट्रैक्टिव लगने लगे अगर वो डाउन जाती है तो, क्योंकि कंपनी तो अच्छी है, खराब तो नहीं है। तो आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। एंड इफ यू वांट लाइक दीज काइंड ऑफ सीरीज, इन डेप्थ एनालिसिस, पहली बार कर रहा हूं मैं इस तरीके का कुछ, इसमें धीरे धीरे इंप्रोवाइज भी करते रहेंगे। और अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर अच्छा लगा हो तो फिर मैं आगे वाले बहुत सारे सीक्वेंस हैं, सारे के सारे टोटल 40 से ज़्यादा स्टॉक्स हैं, उन पे सब पे वीडियो बनाऊंगा। सबका स्कोरिंग हम कर चुके हैं, अभी एक बार में एक ही कर पाए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।